वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सेल के बारे में जानेंगे, सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिस तरीके से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उसी तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल क्या होती है। तो जैसा कि सबको पता है, A cell is the basic structural and functional unit of life. All living organisms are made up of cell. ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं सेल की, तो हमारा सेल क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो सेल, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका जब निर्माण होगा, जब उसका फॉर्मेशन, जब वो बनना स्टार्ट करेगा तो वो सेल से ही मिलकर बनता है। ठीक है, सेल से ही उसका फॉर्मेशन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि सेल क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ये चीज़ समझ में आई होगी आपने। ये डेफिनेशन आपने छोटी क्लास में जब आप 7th 8th में होंगे तब भी पढ़ा होगा। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो सेल से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल की। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक डिस्कवर अ सेल इन 1665। एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे बेटा। उन्होंने क्या किया कि एक स्लाइस ली, कॉर्क स्लाइस ली। कॉर्क मतलब समझते हो ना, कॉर्क का मतलब होता है जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो छाल बोलते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं पेड़ के चारों ओर जो पेड़ की स्किन होती है, तो उन्होंने क्या लिया, एक कॉर्क लिया। ठीक है, और उस कॉर्क को इन्होंने एक क्या किया था, माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, अपना खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस कॉर्क को देखा। तो जब इन्होंने कॉर्क को देखा तो वहाँ पर कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखने पर उनको कुछ हनी कॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ठीक, उसमें कई सारे कंपार्टमेंट थे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप हनी कॉम्ब देखते हो तो उसमें देखा होगा छोटे छोटे कुछ चैम्बर बने होते हैं, छेद टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ इन्हें दिखा। ठीक है, और उसी को नाम इन्होंने दे दिया सेल, और वहीं से इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। पर एक चीज़ याद रखना, जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी। ठीक है, तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। मतलब कॉर्क जानते हो ना, वही जो बताया, कॉर्क पेड़ की चारों ओर स्किन होती है ना, वो जब सूख जाती है ना, वो उसी को निकाल करके उन्होंने क्या किया, ही अंडर हिज माइक्रोस्कोप, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। नोटिंग अ हनी कॉम्ब, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से उस कॉर्क को देखा तो उनको दिखा कि एक हनी कॉम्ब लाइक इसके अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ टीनी कंपार्टमेंट। अब इन्होंने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे है ना, हनी कॉम्ब कैसा होता है, ये हनी कॉम्ब है, उसके अंदर देखा होगा ऐसे कुछ छोटे, आपने अगर देखा होगा हनी कॉम्ब, तो उसके अंदर छोटे कुछ कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें हनी फिल होता है। ठीक, तो हुक नेम दीज कंपार्टमेंट सेल, और इन्हीं कंपार्टमेंट को हुक ने क्या बताया कि उन्हीं को नाम दे दिया सेल। ठीक है, तो यहाँ से सेल की डिस्कवरी हुई। पर रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक, आगे देखो, उसके बाद बात करते हैं 1674 की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक इन 1674 डिस्कवर लिविंग सेल। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने डिस्कवर की, किसमें, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने किसमें की, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल। देखो, उसके बाद में 1831 की बात करते हैं। तो 1831 में क्या हुआ कि सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है,
तो इस न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की वो किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की, 1831 में। ठीक है, ये सेंटर पार्ट होता है किसी भी सेल का, पूरी तरीके से सेल को मैनेज करता है और यहीं पर हमारा डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। प्रोटोप्लाज्म जो कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है, इसकी डिस्कवरी पुरकिंजे ने की। ठीक है, 1839 में। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया, कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है सेल का, ये पुरकिंजे ने बताया। कब बताया, 1831। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब बेटा बात करेंगे यहाँ पर सेल थ्योरी की बात करते हैं। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने दी। ठीक, सबसे पहले एक मैथिस स्लाइडेन थे और एक थे हमारे थियोडर स्वान और एक थे रुडोल्फ वर्चू। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। सबसे पहले स्लाइडेन की बात करते हैं। स्लाइडेन ने पहला पॉइंट बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ऐसा किसने बताया, सबसे पहले बताया स्लाइडेन। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद में स्वान नाम के यानी थियोडर स्वान जो है, उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ 1 or more सेल्स। ये भी बात बिल्कुल सही थी भाई। स्वान की बात करते तो इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हो सकता हो एक सेल से मिलकर बने हो या फिर एक से ज़्यादा यानी 1 सेल से या फिर मोर देन 1। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से मिलकर बनते हैं, और कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बात भी यहाँ पर ठीक है। लेकिन उसके बाद में एक वर्चो नाम के, रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने एक तीसरा पॉइंट दिया। इन्होंने क्या बताया, A new cells arise from the pre-existing cells through the process of cell division। इन्होंने एक पॉइंट ये बताया कि भाई आप दोनों लोगों ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, पर एक बात और इसमें जोड़ ली जाए, ये कि जितनी भी जो नई सेल बनती हैं वो नई सेल अपनी पुरानी सेल के डेड होने से पहले बनती है। कैसे बनती है, इन्होंने बताया कि जैसे ये हमारी कोई ओल्ड सेल है, ठीक, तो ये सेल जब डिस्ट्रॉय होगी, जब ये खत्म होने वाली होगी, तो ये इसी से नई सेल बन जाएगी। ठीक, इसी से नई सेल बन जाएगी। ये किसने बताया, ये हमारे वर्चू नाम के ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया। तो ये बात भी बिल्कुल सही निकली। तो ये सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है कि ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। सबसे पहले हम सेल नंबर की बात करते हैं बेटा। तो सेल नंबर की बात करते हैं तो सेल हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यूनिसेलुलर, एक होती है यूनिसेलुलर और दूसरी होती है मल्टी सेलुलर। देखो बेटा, यूनिसेलुलर सेल क्या होती है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि मेड अप ऑफ ओनली, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल सिंगल सेल से मिलकर बना हो वो हमारा हो जाता है यूनिसेलुलर। लाइक बात करते हैं अमीबा हो गया, है ना, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे। जैसे अमीबा के बारे में आप जानते हो कि अमीबा हमारा यूनिसेलुलर है क्योंकि अमीबा सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। ठीक, दूसरा जो होता है सेल होता है हमारा मल्टी सेलुलर, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन 1, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हो, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, हम और आप क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। जितने आपको एनिमल दिखते हैं वो सब मल्टी सेलुलर हैं। प्लांट की बात करें वो भी मल्टी सेलुलर हो। तो जो ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा मल्टी सेलुलर सेल। ठीक है, तो सेल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद सेल साइज की बात यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा सेल शेप की बेटा। सेल के शेप की बात करते हैं तो सेल, अब देखो सेल का कोई एक निश्चित साइज तो होता नहीं है, सेल का साइज अलग अलग होता है। जैसे सेल ओवल होती है, राउंड होती है ना। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो जो न्यूरॉन्स की सेल होती है वो इलोंगेटेड होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, रेक्टेंगुलर, किसमें, प्लांट की जो सेल होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, क्यूबाइडियल होती हैं। ठीक है,
वहीं पर अगर हम सिलेंड्रिकल सेल की बात करते हैं तो जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड की सेल सिलेंड्रिकल होती है और डिस्क शेप्ड भी होती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसकी भी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है बेटा, वो भी हमारी सिलेंड्रिकल होती हैं। जबकि अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में इरेगुलर सेल्स पाई जाती हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि सेल का अपना कोई साइज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं सेल साइज़ की, ठीक है। सेल साइज़ की बात करते हैं तो सेल साइज़ में अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल पाई जाती है, लार्जेस्ट सेल किस में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, तो माइकोप्लाज्मा यानी बैक्टीरिया, जिसे हम लोग PPLO प्लूरोन्यूमोनिया नाम से जानते हैं, तो वो भी वो क्या होती है, हमारी स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है। तो सेल के बारे में आज के लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें जानी जो कि इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके आगे की जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें हम लोग सेकंड लेक्चर में जानेंगे। तो ये लेक्चर देखिएगा, उसके बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा उसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो सेल की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर उसके आगे अगली क्लास में मैं उन चीज़ों को बताऊंगा। तो पार्ट 1 में इतनी चीज़ें समझ लिए, इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 आएगा वो इसके आगे का होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।